हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 54th लेक्चर। ये मेरा 54th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। काफी स्टूडेंट्स इस चैप्टर के लिए मुझसे काफी समय से कह रहे थे, तो आज हम फाइनली ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। और मेरी कोशिश रहेगी कि 6 से 7 लेक्चर वीडियोस में इस पूरे चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ें, अच्छे से फिनिश करें। खूब सारे न्यूमेरिकल देखेंगे, खूब सारे एग्जाम्पल के साथ हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन लेक्चर वीडियोस के बाद आपके जितने भी डाउट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। राइट तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, आज उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कितनी थ्योरीज है प्रोबेबिलिटी की, वो हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि 3 थ्योरीज है, क्लासिकल थ्योरी, स्टैटिस्टिकल थ्योरी है एंड एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर इसमें जो क्लासिकल थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल थ्योरी है, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है, तो जिसकी वजह से एक्सियोमेटिक थ्योरी आई, तो उसके बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद हमें बेसिकली एक्सियोमेटिक थ्योरी ही पढ़नी है, ठीक है। बट उस थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल एलिमेंट क्या होता है, और भी बहुत सारे टर्म। तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम ये थ्योरी में ये टर्म एक्चुअली बार बार यूज होंगे, तो तभी हम समझ पाएंगे, ठीक। उसके साथ हम एल्जेब्रा ऑफ इवेंट भी देखेंगे। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट देखने से पहले अगर आपको सेट थ्योरी मैंने पढ़ाई है, ठीक है, अगर सेट थ्योरी का आइडिया है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, ये माइनस सिंबल, इसका अगर आइडिया है तो ये बहुत आसानी से आप जल्दी से समझ जाएंगे एल्जेब्रा ऑफ इवेंट। तो वो भी हम देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, बहुत सारे न्यूमेरिकल के साथ, ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का हिंदी में अगर मैं मतलब की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है अनिश्चितता, ठीक है, वो चीज जो जिसका आउटकम फिक्स नहीं है, ठीक है, समथिंग विच इज नॉट नोन, यानी जिसके बारे में आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, क्या आएगा इसकी कोई संभावना नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी मेजर्स ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट या किसी फिनोमिनन की जो अनसर्टेनिटी है, किसी फिनोमिनन की जो अनिश्चितता है, पता नहीं है कि उसका आउटकम क्या होगा, उसी को मेजर करते हैं हम किससे, उसको हम मेजर करते हैं प्रोबेबिलिटी से, ठीक। ये बात समझ में आई, एक बार फिर से बताती हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ फिनोमिनन, किसी भी फिनोमिनन, किसी भी इवेंट की जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी यानी जो अनिश्चितता है, उसको हम मेजर करते हैं प्रोबेबिलिटी से, ठीक। जैसे ये जो पूरा चैप्टर हम लोग प्रोबेबिलिटी का पढ़ेंगे, वैसे इसमें बहुत टाइप के एग्जाम्पल रहेंगे, बट कुछ एग्जाम्पल बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं जो बुक्स में भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे डाइस का एग्जाम्पल, ठीक है, डाइस होती है ना, लूडो में ये डाइस होती है जिसके 6 फेजेस होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस पे ये डॉट्स होते हैं। तो ये डाइस का एग्जाम्पल से हम प्रोबेबिलिटी को समझेंगे। फेयर कॉइन के एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, हेड एंड टेल होता है ना कॉइन में, तो उसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे। प्लस कार्ड के एग्जाम्पल पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। कार्ड मतलब आप जानते हैं ना, जो ताश के पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। खैर मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी कार्ड के बारे में डिटेल में बताया कि 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 सूट्स होते हैं। तो ये सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो आप इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में हम जो प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं इनके एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ थ्योरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की 3 थ्योरी है। पहली है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो क्लासिकल मतलब पुरानी, जो क्लासिकल पुराने पहले से जो चली आ रही है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्या है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक। और ये जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, अगर आपको याद आ रहा हो तो क्लास 9th में इस स्टैटिस्टिकल अप्रोच की थोड़ी सी बात हुई है। खैर ये अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एंड तीसरा क्या है, एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी,
ठीक है। तो ये तीन कह लीजिए थ्योरी है या कह लीजिए तीन अप्रोचेस हैं प्रोबेबिलिटी के। अब ये क्या क्या है जरा देख लेते हैं। सबसे पहला है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि अगर हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टू ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बेसिकली हमें क्या निकालना होता है, रेशियो निकालना होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है, इस आउटकम ऐसे करके लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी इवेंट की तो बेसिकली आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा रेशियो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। अगर आप इनको डिवाइड करते हैं देन यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक। तो ये बात कहता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक। अब ये जो इक्वली लाइकली वर्ड ये सब यूज हो रहे हैं ना, ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगी क्या होते हैं। दूसरी जो थ्योरी है प्रोबेबिलिटी की वो है स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो प्रोबेबिलिटी का है वो क्या कहता है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो वो फाइंड आउट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्टेड डेटा, ठीक है। ऑब्जर्व करके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए कोई कॉइन है, ठीक है, इसमें हेड एंड टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है। इस कॉइन को 10 टाइम टॉस, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि हम इस कॉइन को 10 टाइम टॉस कर देते हैं, ठीक है। 10 टाइम टॉस किए तो पहली बार शायद हेड आया, दूसरी बार शायद हेड आया, तीसरी बार शायद टेल आया, चौथी बार शायद टेल आया, ऐसे करके 10 टाइम। तो हमारा ये डेटा कलेक्ट हो गया ना, तो इस डेटा को ऑब्जर्व करके प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। तो दिस इज स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक, सेकेंड अप्रोच है। तीसरा अप्रोच क्या है, एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहता है कि देयर आर सम एक्सियोम्स, कुछ एक्सियोम्स हैं, कुछ रूल्स हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से वी कैन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, राइट। कुछ एक्सियोम्स हैं, कुछ रूल है जिनकी मदद से प्रोबेबिलिटी हम कंप्यूट कर सकते हैं। अब ये एक्सियोम्स क्या होते हैं, ये एक्सियोम्स वैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। एक्सियोम्स क्या है, ये बेसिकली वो स्टेटमेंट्स होते हैं विच आर ट्रू विदाउट प्रूफ। एक्सियोम्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो ट्रू होते हैं, राइट होते हैं, करेक्ट होते हैं विदाउट एनी प्रूफ, तो दोज आर एक्सियोम्स। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी में कुछ एक्सियोम्स, कुछ रूल को हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो दीज आर द थ्री डिफरेंट अप्रोचेस या कह लीजिए थ्री डिफरेंट थ्योरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। लेकिन अब इसमें जो पहला जो थ्योरी है और जो दूसरी थ्योरी है उसकी कुछ लिमिटेशन थी, इसीलिए ये जो तीसरी थ्योरी है इसको यूज किया जाता है, राइट। तो वही मैं आप बताने जा रही हूँ, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन इन क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल थ्योरी। ये जो क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल थ्योरी है इसमें कुछ लिमिटेशन थी। देखिए, दीज थ्योरी, ये जो क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल थ्योरी है, कैनॉट बी अप्लाई टू एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट विच हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ आउटपुट, ठीक है। यानी ये जो क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल थ्योरी जो है ये उन केसेस में नहीं लगाया जा सकता था जहां पे आउटपुट क्या है, इनफिनाइट, इनफिनाइट नंबर ऑफ आउटपुट अगर आ रहे हैं तो उस केस में क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल थ्योरी को अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन थी, ठीक है, इन दोनों थ्योरी की पहली लिमिटेशन थी। दूसरी इस थ्योरी इन ये जो फर्स्ट और सेकंड थ्योरी है क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल, दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या थी कि क्लासिकल थ्योरी ये अज्यूम करती है कि ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। ये क्लासिकल की ही लिमिटेशन थी, स्टैटिस्टिकल की नहीं थी। क्लासिकल थ्योरी क्या एज्यूम करती है कि जितने भी आउटकम है वो इक्वली लाइकली हैं। अब ये जो वर्ड है पहले भी यूज हुआ है ना, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का क्या मतलब है कि सपोज करिए किसी कॉइन को टॉस किया, ठीक है, कॉइन को टॉस किया तो कॉइन में अगर वो फेयर कॉइन है, ठीक है, अगर वो फेयर कॉइन है मतलब वो कोई टेम्पर्ड कॉइन नहीं है, फेयर कॉइन मतलब समझ रहे हैं, सही कॉइन है, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ठीक है। वो कोई टेम्पर्ड कॉइन तो है नहीं। कौन सी मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रही है, शोले, शायद शोले मूवी में था ना कि वो जो कॉइन था वो टेम्पर्ड कॉइन था, उसके दोनों तरफ शायद हेड थे या दोनों तरफ टेल थे, ऐसा कुछ था। बट जो फेयर कॉइन होता है, जो सही कॉइन होता है, उसमें टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। तो दोनों आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वली लाइकली। कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों आने का इक्वल चांस है। ऐसे ही अगर फेयर डाइस है, ठीक है, अगर डाइस है तो उसमें भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, उसके चांसेस क्या है, इक्वल है, तो उसी को कहते हैं इक्वली लाइकली, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी की ये लिमिटेशन थी। तो इन दोनों थ्योरी की कुछ लिमिटेशन थी, इसी की वजह से एक्सियोमेटिक अप्रोच
टू प्रोबेबिलिटी ये यूज होता है, राइट। बट इसको पढ़ने से पहले, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच पे आने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है। हमें कुछ टर्म पता होने चाहिए क्योंकि अभी ये टर्म आगे फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, और अगर आपको ये टर्म नहीं पता है देन आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए पहले मैं ये छोटे छोटे जो टर्म्स है वो बता देती हूँ। सबसे पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट तब कह सकते हैं अगर उसमें दो कंडीशन फुलफिल होती है। कौन कौन सी दो कंडीशन? पहली कंडीशन क्या है? इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, यानी एक से ज्यादा आउटपुट आते हो जिसके, ठीक है, एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम हो। जैसे कॉइन के केस में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। डाइस के केस में वन भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या है? इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। बट अगर कोई ऐसा केस है जहां पे एक ही आउटकम आना है, वन आउटकम आना है, तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम किसी ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। विदाउट नोइंग द एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल, बिना, अगर हमें सपोज करो इन ये जो ट्रायंगल है इसके एंगल नहीं पता है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है, दो तीन ट्रायंगल ले लेते हैं, इनके एंगल्स हमें नहीं पता है, ठीक है। फिर भी हम जानते हैं कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज, क्या होता है? सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180, हमें पहले से पता है। तो यहाँ पे क्या है? देयर इज ओनली वन पॉसिबल आउटकम। चाहे जिस भी ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं, तीनों एंगल मतलब उनका सम करेंगे तो 180 ही आएगा। तो यहाँ पे आउटकम है सिंगल, आउटकम एक है। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए पहली कंडीशन क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है जहां पे एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम है। जैसे डाइस का केस, जैसे ये कॉइन का केस, यहाँ पे एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम है ना। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए दूसरी कंडीशन क्या है? कि ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे जहां पे पहले से आप प्रिडिक्ट कर लें कि क्या आने वाला है, ठीक है। आपको पहले से पता हो कि हेड आने वाला है कि टेल आने वाला है। ऐसा पहले से होता है क्या? नहीं होता है ना। पहले से हमें नहीं पता होता है। हम डाइस थ्रो करते हैं, लूडो खेलते हैं तो डाइस थ्रो करते हैं, हमें पहले से पता होता है कि 6 आ जाएगा और हमारी गुट्टी खुल जाएगी। नहीं पहले से पता होता है ना। तो इसी को कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए दो कंडीशन होती है। पहला, एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम होने चाहिए, और दूसरा कि पहले से प्रिडिक्ट ना हो, नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो ये टर्म क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टर्म क्या है? आउटकम। आउटकम एंड सैंपल स्पेस। तो आउटकम बेसिकली क्या होता है? आउटकम मतलब आउटपुट बेसिकली, ठीक है। जितने भी पॉसिबल रिजल्ट हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम है उनको कहा जाता है आउटकम। जैसे डाइस थ्रो की तो क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता 7 8, ये सब नहीं हो सकता ना। तो यानी डाइस के केस में आउटकम क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक। कॉइन आपने टॉस किया तो आउटकम क्या है? हेड या टेल। तो दिस इज द आउटकम, ठीक। और यही जो आउटकम होता है ना, इसी को कहा जाता है सैंपल स्पेस। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आउटकम होता है, ठीक है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होता है, इसी को कहते हैं सैंपल स्पेस। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं, एस से, ठीक है। और ऐसे करके हम करते हैं कि डाइस के केस में 1 2 3 4 5 6, दिस इज द सैंपल स्पेस, ठीक। और सैंपल पॉइंट क्या होता है? सैंपल पॉइंट, अगला टर्म क्या है? सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट क्या है? सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट हैं उन्हीं को सैंपल पॉइंट कहते हैं। जैसे ये 1 क्या है? सैंपल पॉइंट। 2 क्या है? सैंपल पॉइंट। 3 4 5 6, ये सब क्या है? सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट है वो क्या है? सैंपल पॉइंट, ठीक। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कराऊंगी कुछ एग्जाम्पल जिससे सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये सब का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं, दिस इज एन एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है? दो कॉइन है, एक 1 रुपए का कॉइन है और एक 2 रुपए का कॉइन है। इनको टॉस किया गया एक बार। तो आपको बताना है सैंपल स्पेस, ठीक। दो कॉइन है, एक 1 रुपए का कॉइन है, 1 रुपी कॉइन, ठीक है, और दूसरा क्या है? 2 रुपी कॉइन। इनको टॉस किया जा रहा है और आपको बताना है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को सबसे पहले हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बताइए, पहले कॉइन पे हेड आ सकता है, दूसरे कॉइन पे हेड आ सकता है। पहले कॉइन पे हेड आ सकता है, दूसरे कॉइन पे टेल आ सकता है, ये हो सकता है ना। या पहले कॉइन पे टेल आ सकता है, दूसरे कॉइन पे टेल आ सकता है। या पहले कॉइन पे टेल आ सकता है, दूसरे कॉइन पे हेड आ सकता है, ठीक है। यही तो है। और कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या? पहले पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो यानी
दो कॉइन है, 1 रुपए और 2 रुपए के, इनको ट्वाइस किया गया, तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो यही तो सैंपल स्पेस हो सकता है। इसके अलावा और कुछ सैंपल स्पेस हो सकता है क्या? नहीं। तो इस तरीके से, और ये सैंपल स्पेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में सैंपल स्पेस समझा रही हूँ। ये समझ में आया ना कैसे आया? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? सैंपल स्पेस आपको फाइंड करना है एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। अब यहाँ पे दो डाइस, ठीक है, दो डाइस है, ये और ये दो डाइस है, उनको रोल किया जा रहा है। एक डाइस ब्लू कलर की है और एक डाइस रेड कलर की है। ये बेसिकली इसलिए कलर वो किया गया कि ताकि इन दोनों डाइस को डिस्टिंग्विश किया जा सके कि ये दोनों डाइस अलग अलग है। बट इस पिक्चर में मेरे मुझे मिल नहीं रही थी, तो दोनों को ही मैंने येलो डाइस की पिक्चर लगाई है। बट इमेजिन कर लीजिए ये ब्लू डाइस है और ये रेड डाइस है, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। दोनों डाइस को रोल किया जा रहा है, ब्लू डाइस को रोल किया जा रहा है और रेड डाइस को रोल किया जा रहा है। आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के एलिमेंट आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक। तो इसके जो आउटकम होंगे ना, हम उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे ब्रैकेट में करके, पहले डाइस का जो आउटकम है कॉमा दूसरे डाइस का जो आउटकम है, ठीक है। इस तरीके से हम इन्हें डिनोट करेंगे, ठीक है। तो बताइए क्या क्या हो सकता है। देखिए सैंपल स्पेस को एस से हमने डिनोट किया, एस। अब ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद पहले डाइस पे आ सकता है 1, दूसरे डाइस पे क्या आ सकता है 1, फिर उसके बाद पहले डाइस पे आ सकता है 1, दूसरे पे आ सकता है 2। पहले 1 1 का ले लेते हैं। पहले डाइस पे आ सकता है 1, दूसरे पे 3। पहले डाइस पे आ सकता है 1, दूसरे पे 4। पहले डाइस पे आ सकता है 1, दूसरे पे 5। पहले डाइस पे आ सकता है 1, दूसरे पे 6। पहले डाइस पे आ सकता है 1 और दूसरे पे कुछ और आ सकता है क्या इन 6 के अलावा? नहीं आ सकता ना, 7 तो होता नहीं है। तो यानी बस यहीं तक। फिर दूसरा लेते हैं, पहले डाइस पे आ सकता है 2, दूसरे पे 1। फिर पहले डाइस पे आ सकता है 2, दूसरे पे 2। फिर पहले डाइस पे आ सकता है 2, दूसरे पे 3। फिर पहले डाइस पे आ सकता है 2, दूसरे पे 4। फिर ऐसे ही 2 5, ऐसे ही 2 6, ठीक। फिर ये 2 तक हो गया। फिर ऐसे ही हम आगे कर सकते हैं, पहले डाइस पे 3 1, पहले डाइस पे 3, दूसरे पे 1। फिर अगेन 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे करके होगा ना। तो दिस इज द सैंपल स्पेस, यही सैंपल स्पेस है, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक। फिर ऐसे ही 2 लेंगे कि पहले डाइस पे 2 है, फिर ऐसे ही दूसरे डाइस पे 6 नंबर हो सकते हैं। फिर पहले डाइस पे 3 है, फिर ऐसे करके आ सकता है। फिर पहले डाइस पे 4 4 आया है और फिर ऐसे आ सकता है। फिर पहले डाइस पे 5 है और ये, फिर पहले डाइस पे 6 है और ये। तो बताइए कितने एलिमेंट बने इसमें, कितने एलिमेंट हैं? तो पहले डाइस पे 6 एलिमेंट आ सकते हैं, दूसरे डाइस पे 6 एलिमेंट आ सकते हैं। तो टोटल इनके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? इनके सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे 36। 6 6 जा 36। इसमें 6 आ सकते हैं, इसमें 6 आ सकते हैं, तो 6 6 जा 36। तो 36 एलिमेंट होंगे इसके सैंपल स्पेस में, ठीक है। तो सैंपल स्पेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ठीक, इसलिए एग्जाम्पल करा रही हूँ। अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं जिसमें अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली। एक कॉइन है, उसको टॉस किया जा रहा है रिपीटेडली अंटिल अ हेड्स कम्स अप। जब तक हेड नहीं आ जाता तब तक आप उस कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, आपको सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है, ठीक। दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिए कैसे होगा। सैंपल स्पेस को सबसे पहले एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में। देखिए क्या है, एक कॉइन है, इसको टॉस किया जा रहा है ना, जब तक हेड ना आ जाए। तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार आपने टॉस किया और क्या आ गया? हेड आ गया, ठीक। या फिर क्या हो सकता है, पहली बार आपने टॉस किया तो टेल आया, ठीक है। टेल आया तो यानी एक बार और टॉस करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो दूसरी बार में हेड आ गया, ये हो सकता है। या एक और केस क्या हो सकता है कि पहली बार में क्या आया? टेल आया। फिर आपने दूसरी बार टॉस किया, फिर टेल आ गया। फिर आपने तीसरी बार टॉस किया तो हेड आ गया, ठीक है। तो जब तक हेड ना आए तब तक आपको टॉस करते जाना है, यही तो है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि कह रहा है कि तब तक टॉस करते रहो जाओ तब तक हेड ना आ जाए। तो एक केस क्या हो सकता है कि पहली बार में हेड आ गया, दूसरा केस क्या है? दूसरी बार में हेड आया। तीसरा केस क्या है? तीसरी बार में हेड आया। चौथा केस क्या है? चौथा केस क्या है कि चौथी बार में हेड आया। पांचवा केस क्या है? पांचवा केस है कि पहले के 4 केसेस में टेल आया तो हम रिपीट करते गए फिर पांचवी बार में हेड आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सैंपल स्पेस, ये है इसका सैंपल स्पेस, राइट। तो इस तरीके से आप इसको बताएंगे कि ये इसका सैंपल स्पेस है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल कराती हूँ। अ कॉइन इज टॉस्ड,
एक कॉइन है, उसको टॉस किया जा रहा है, ठीक है, ये एक कॉइन है, इसको टॉस किया गया, ठीक है। इफ इट शोज हेड, अगर इस कॉइन पे हेड आता है, ठीक है, देन वी ड्रॉ अ बॉल, देखिए अगर इस पे हेड आता है देन वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग, अगर इसमें वो आता है तो एक बैग है, ठीक है, उस बैग में देयर आर 3 ब्लू बॉल, उस बैग में 3 ब्लू बॉल है और 4 वाइट बॉल है, ठीक है। हम इस बैग से एक बॉल निकालते हैं, अगर हेड आता है तो एक बैग है जिसमें 3 ब्लू बॉल और 4 वाइट बॉल है, वो निकालते हैं। और अगर टेल आता है तो क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन में लिखा है इफ इट शोज टेल देन वी थ्रू अ डाइस, अगर टेल आता है तो हम एक डाइस थ्रो करते हैं, ठीक है। डाइस में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है सैंपल स्पेस, आपको सैंपल स्पेस बताना है, ठीक है। तो बताइए कैसे होगा। तो सबसे पहले s इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में ऐसे करेंगे, ठीक है। अब सैंपल स्पेस क्या होगा, सबसे पहले लेते हैं, आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड आया, तो हेड आया तो आप क्या करेंगे, बैग में से एक बॉल ड्रॉ करेंगे। तो बॉल क्या हो सकती है, ब्लू आ सकती है, वाइट आ सकती है, कुछ भी आ सकती है ना। अच्छा हम सपोज करते हैं ये जो ब्लू बॉल्स हैं इनको B1 B2 B3 करते हैं और वाइट बॉल को W1 W2 W3 W4 करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है कि आपने कॉइन को टॉस किया और क्या आया, हेड, ठीक है। तो हेड आ गया, हेड आया तो बैग में से एक बॉल निकालेंगे, तो बॉल सपोज कर लीजिए क्या है, B1, ये ब्लू एक बॉल निकली, तो HB1। फिर उसके बाद दूसरा केस क्या हो सकता है कि फिर से आपने टॉस किया तो हेड आया और फिर से आपने बैग में से बॉल निकाला तो B2 बॉल निकली, ठीक है। फिर एक केस क्या हो सकता है कि फिर से कॉइन को टॉस किया, H आया, हेड आया, तो आपने फिर से एक बॉल निकाला, वो आई B3, ठीक है। चौथा केस क्या हो सकता है कि फिर से आपने कॉइन को टॉस किया, हेड आया और इस बार बैग से जब बॉल निकाली तो वो W1 बॉल आई। ऐसे ही फिर से हेड आया और W2 बॉल निकली, फिर से हेड आया और W3 बॉल निकली, फिर से हेड आया और W4 बॉल निकली, ये हो सकता है। फिर उसके बाद तो हेड से तो यही केसेस बन सकते हैं, ये बना लिया हमने। फिर अब सपोज करिए कॉइन को आपने टॉस किया, ठीक है, फिर आया टेल, टेल आया तो आप क्या करेंगे, डाइस को थ्रो करेंगे, टेल आया तो डाइस को थ्रो होगी ना, तो टेल आया तो डाइस को थ्रो किया तो आ गया 1, फिर टेल आया डाइस को थ्रो किया आया 2, टेल आया तो 3, टेल आया तो 4, फिर टेल आया तो 5, टेल आया तो 6, ठीक, यही केसेस हो सकते हैं। और भी कोई केसेस बन सकते हैं क्या, यही केसेस बनेंगे। कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आया तो या तो तीनों बॉल निकलेगी या चारों वाइट बॉल निकलेगी, या 3 ब्लू बॉल निकलेगी या 4 वाइट बॉल में से कुछ निकलेगा। और अगर टेल आया तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 डाइस में से नंबर आएगा। तो दिस इज योर सैंपल स्पेस, ये आपका सैंपल स्पेस है एंड दिस इज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, बट ये आपको मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको सैंपल स्पेस का आइडिया नहीं है तो मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा सैंपल स्पेस आपको डिटेल में समझा दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा मैं सोच रही हूँ कि आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखती हूँ, अगले लेक्चर में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में अब हम एलजेब्रा ऑफ दिस एलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। वो अब मैं अगले लेक्चर में कराती हूँ, तब तक जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप अपनी बुक से पढ़ के रखिएगा, ठीक है। जितना मैंने करा दिया है, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं वहां से क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। सैंपल स्पेस पे बहुत क्वेश्चन होते हैं, वो लगाइएगा। बाकी इसके आगे अब मैं अगले लेक्चर में कराती हूँ और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।